The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बाढ़ हर साल आती है और इस देश में सरकार के होने के सारे निशान मिटाकर चली जाती है। आज दी लल्लन टॉप शो में इस बाढ़ की बात करेंगे जो असम और बिहार में कहर ढा रही है। साथ ही आपको अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर भी विस्तार से जानकारियां देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। वीडियो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है। जिला अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में एक बुजुर्ग 3 जुलाई से भर्ती हैं क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर है। इन्हें ड्रेसिंग के लिए ले जाना होता है लेकिन स्टाफ नदारत है, तो एक बच्चा अपने नाना के स्ट्रेचर को धक्का देकर ले जा रहा है। बच्चे की मां स्ट्रेचर को आगे से खींच रही है। देवरिया में इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े पत्रकार राम प्रताप सिंह जब स्ट्रेचर खींच रही महिला के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम बिंदु यादव बताया। स्ट्रेचर को धक्का दे रहा बच्चा इनका बेटा शिवम है जो 4 साल का है। स्ट्रेचर पर लेटे मरीज का नाम छेदी यादव है। वो गौरा गांव के रहने वाले हैं और 60 साल के हैं। 3 जुलाई को गाय चराने गए थे जहां कुछ लोगों ने रंजिश में मारपीट की और हाथ पैर तोड़ दिया। तभी से वो यहाँ भर्ती हैं। छेदी यादव की पत्नी पार्वती यादव भी बीमार रहती हैं। उनका भी इलाज चल रहा है। बिंदु का आरोप है कि वह रोजाना वार्ड से ड्रेसिंग कराने के लिए अपने पिता को ड्रेसिंग रूम ले जाती हैं। वो ले जाती हैं तो कर्मचारी कहाँ हैं? दरअसल स्टाफ का कोई भी मेंबर उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में बिंदु आधार कार्ड जमा कराती हैं जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर मिलता है। फिर खुद अपने पिता को ड्रेसिंग के लिए ले जाती हैं। इसके बाद वापस स्ट्रेचर जमा करती हैं, तब आधार कार्ड वापस मिलता है। बिंदु का आरोप है कि स्टाफ स्ट्रेचर खींचने के 30 रुपये मांगता है। हम गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, लिहाजा हम स्ट्रेचर खींचते हैं और मेरा बेटा उसे धक्का देता है। सुनिए। हम ढोकर ले जाते हैं, हमारा बच्चा ढोकर ले जाता है। क्यों? पट्टी बदलवाने के लिए। जो चाकू मारा है लो ना, वही बदलवाने के लिए हम एक दिन का आतर देकर बदलवाने के लिए जाता है। पुलिस इस केस में कोई सुनवाई नहीं की क्या? नहीं, कोई पुलिस सुनवाई नहीं देती है। एप्लीकेशन दी थाने में? हाँ दिए हैं, हम लिखवा करके हम एप्लीकेशन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हमारा है। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जाओ जाओ अपना पिता को दवाई कराओ, और न तो कह रहे लोग कि चल रहे थी 3 तारीख से हम लेकर एक ही दरी पड़े हैं, और कह रहे हैं कि नहीं पैर से चलता है, पूजा जाता है, गरीबों को कोई सुनता नहीं है। इस मामले में देवरिया के मजिस्ट्रेट अमित किशोर का बयान भी आया। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और कार्रवाई की जानकारी दी। सुनिए। ये बरहज के रहने वाले हैं और यहाँ पर इलाज कराने आए थे और मैंने मरीज जो है छेदी यादव जी, उनके परिजन और उनकी पत्नी है वो भी बीमार रहती है, पार्वती देवी, वो भी बेहोश हो गई थी उनसे। तो दोनों का इलाज समुचित रूप से चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और जो कोविड संबंधित चीज़ें हैं, मास्क और अन्य चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी गई हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जो वार्ड बॉय है वो दोषी पाए गए हैं और सीएम साहब के द्वारा उनको तत्काल हटा दिया गया है। और जो एजेंसी है प्राइम क्लीनिंग, उनको भी एक नोटिस दिया गया है क्योंकि कुछ वेतन विसंगति के कारण उनके लोग हड़ताल पे थे, तो उनसे जवाब तलब किया गया है और अगर जवाब संतोषजनक नहीं हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हाल है देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री इसी राज्य से 2 बार के सांसद हैं। सूबे में उन्हीं की पार्टी की सरकार भी है, लेकिन अस्पतालों में स्टाफ इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वो वेतन से खुश नहीं है। जो वेतन से खुश नहीं है वो भी गरीबी के चलते ही ये काम करते हैं। जब वो काम नहीं करते तब भी गरीब ही परेशान होते हैं। लेकिन इस सिस्टम को बनाने और चलाने वालों की चर्बी है कि छटती ही नहीं। और फिर सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी और डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग हमारे प्रति सख्त रवैया रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर को कुछ नहीं कहते। आप सरकारी हैं, आपके पास जो लोग आते हैं सबको पता है कि उनमें से ज़्यादातर निम्न आय वर्ग के होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो होते हैं जो महंगे प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते।
आप इस सरकारी अस्पताल का, इस सरकारी नौकरी का हिस्सा बनने के लिए दिन रात एक करते हैं, और जब आप ताकतवर हो जाते हैं तब आप निरंकुश हो जाते हैं, आपके अंदर की दया सूख जाती है। तो सवाल तो आपसे, आपके तंत्र से पूछा ही जाएगा। दिन की वीडियो के बाद अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 40,000 मामले सामने आए और 681 लोगों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर कुल मामले हो गए 11,18,043, कुल मौतें 27,497 और ठीक हुए मरीज 7,87,000। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में देसी कोरोना टीके कोवैक्सीन के मानव ट्रायल शुरू हो गए हैं। एम्स के अलावा 11 और जगहों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। एम्स में पहले फेज 1 और 2 के ट्रायल होंगे। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर डेवलप किया है। आज एम्स में ट्रायल के लिए पहुंचे वॉलंटियर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू हुई। कुल 375 वॉलंटियर आए हैं, लेकिन 100 को ही ट्रायल में शामिल किया जाएगा। दूसरी सुर्खी विकास दुबे प्रकरण से जुड़ी है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसने कमोबेश उन्हीं बातों को पुष्ट किया जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विकास को 3 गोलियां लगी थी और उसकी मौत अत्यधिक खून बह जाने से हुई। विकास दुबे का एनकाउंटर 10 जुलाई को कानपुर के पास हुआ था। उसे उज्जैन से गिरफ्तार करके कानपुर लाया जा रहा था। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसे शख्स को बेल पर कैसे छोड़ा गया। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने इसे संस्थाओं की विफलता कहा और इस तरह के बेल ऑर्डर्स पर एक रिपोर्ट तलब की। कोर्ट के कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार विकास दुबे की मौत पर जांच के लिए बनी कमेटी के पुनर्गठन के लिए भी तैयार हो गई है। अदालत ने यूपी सरकार से कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को शामिल करने को कहा था। अदालत ने आज भी कहा कि इस कमेटी के लिए एक सेवारत सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं लगाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार को इस बारे में भी जांच करने को कहा कि विकास दुबे के एनकाउंटर का कोई भी संबंध सीएम या डिप्टी सीएम के पूर्व में दिए बयान से तो नहीं है। यूपी पुलिस के महानिदेशक की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने पुलिस का पक्ष रखते हुए कहा कि ये मामला तेलंगाना में हुए एनकाउंटर से अलग है। विकास दुबे पुलिस वालों का हत्यारा था। जब पुलिस ऐसे दुर्दांत अपराधी के साथ एनकाउंटर में लगी हो तब बल प्रयोग पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पहले भी सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है कि एनकाउंटर में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी, जब यूपी सरकार नई जांच कमेटी के लिए अधिसूचना का ड्राफ्ट पेश करेगी। यहाँ पर मैं ठहर कर जस्टिस बोबड़े की बात की तस्दीक करना चाहता हूँ, जोर देकर आपको बताना चाहता हूँ कि न्यायिक विफलता की भी जांच होनी चाहिए। जस्टिस बोबड़े ने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को बेल कैसे मिल जाती है, इनकी पैरवी कौन करता है, और सरकारी पक्ष अलग अलग सरकारों के, उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं, कई नेता ऐसे भी हैं जो अब विपक्ष में बैठे हैं और योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं अपने विपक्ष के धर्म का निर्वहन करते हुए, लेकिन वो जब सरकार में थे तब भी इन मामलों में हीला हवाली हुई थी। तो इसकी भी जांच ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े की तरफ। आज अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तीखे शब्दों में हमला किया। गहलोत ने कहा कि पायलट नकारा थे। सुनिए राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम। कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर करूं? गहलोत के अलावा कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए सचिन पायलट ने उन्हें 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। सचिन पायलट ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि आरोपों से मुझे हैरानी नहीं हुई, दुख जरूर हुआ। मेरी विश्वसनीयता को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बयानबाजियों से इतर इस झगड़े पर राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी से शिकायत की थी कि बागी विधायकों ने विधायक दल की बैठक में शामिल होने की व्हिप का उल्लंघन किया है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसके बाद स्पीकर ने इन विधायकों को नोटिस जारी किए थे। इसी नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
हाईकोर्ट बागी विधायकों पर फैसला लेने के लिए स्पीकर पर मंगलवार तक रोक लगा चुका है। अब उम्मीद है कि मंगलवार तक कोर्ट का रुख सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं अब दिन की बड़ी खबर की तरफ। एक मौत का दरिया है और जिंदगी दूसरे किनारे पर है। साथ है सिर्फ उम्मीद और त्रासदी के दूसरे शिकारों का दिया हौसला। पानी की इस तेज धार में अगर पांव उखड़े तो फिर मौत तक का फासला पलक झपकने भर की दूरी पर है। कुछ इस तरह से देश के एक हिस्से में लोग अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं असम के बरपेटा की। बाढ़ की वजह से इनके घर डूब गए। जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर एक ऊंचे टीले की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में पानी की एक तेज धार ने फिर से रास्ता रोक लिया। इस आदमी को देखिए, पानी की तेज धार में पैर लड़खड़ाए बह गया मौत की तरफ। गनीमत रही कि एक दूसरे आदमी ने तुरंत जाकर इसे पकड़ लिया। असम में 33 जिले हैं, उनमें से 25 जिलों में बाढ़ की वजह से ऐसे हालात हैं। नदी जब बहती है तो जीवन देती है, लेकिन जब बहाने लग जाती है तो विनाश लिखती है। इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी असम में विनाश लीला रच रही है। नदी सब कुछ बहा रही है। आशियाने बह रहे हैं, स्कूल बह रहे हैं, इंसान बह रहे हैं, मवेशी बह रहे हैं, टूटे हुए सपने बह रहे हैं, मरे हुए अपने बह रहे हैं। पूरे प्रदेश में जल तांडव करता दिखता है और कुदरत के इस अट्टहास के सामने इंसान बेबस है। बाढ़ से बेबस लोगों का दुख सुनने के लिए सरकार भले ही पहुंचे या न पहुंचे, मीडिया के माइक पहुंच गए हैं। देखिए आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्र की रिपोर्ट। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है। बरपेटा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन राहत बाकी इलाकों में भी कहां है। ये तस्वीरें असम के गोलपारा की हैं। यहाँ भी जमीन, आसमान, आकाश, पाताल सब एक जैसा हो रहा है और सब जगह सिर्फ पानी है। कभी यहाँ खेतों में अन्न हुआ करता था, लेकिन वो खेत डूब चुके हैं। अन्न की स्मृतियाँ डूब रही है। सिर्फ प्रलयकारी जल का विस्तार दिखता है और इस प्रलय को हराकर जिंदगियों को बचाने की जंग दिखती है। और दिखते हैं कुछ NDRF के जवान जो सैलाब के बीच से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। तीसरी जगह है असम का बोगई गांव। यहाँ भी नदियाँ उफान पर हैं, तो आसमान भी सब कुछ तबाह करने पर आमादा। बादल लगातार बरस रहे हैं। हालात ऐसे कि घर, दुकान, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, हर जगह पानी भरा है। रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चला रही हैं। ये तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं। यहाँ झोपड़ियाँ जल समाधि लेती दिख रही हैं। हमारे लिए ये डूबते घर एक विजुअल भर हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए ये जिंदगी भर की मेहनत है। भरोसा है, उम्मीदें हैं और सुरक्षा जो अब बाढ़ के पानी में बह रही है। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क भी करीब करीब पूरा डूब चुका है। बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हुई है। इंसानों की तरह जंगली जानवर भी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखते हैं। कई गैंडे अब तक बाढ़ में मर चुके हैं। इस बीच सरकार वाले दौरे भी चल रहे हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री हालात का जायजा ले रहे हैं। क्या जायजा लिया मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, सुनिए। हम सरकार की तरफ से कोशिश में है कि जनता को, पीड़ित जनता को राहत दे सके। इसके लिए हर जिले में मजबूत कदम उठाया गया है और हमारे जो विधायक, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और सांसद, मंत्रीगण सब लगे हुए हैं सुबह शाम। और हमारे ज़िले के जो भी अधिकारी है सबको आदेश यही जारी किया है, किसी भी केंद्र में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अनाज का कम नहीं होना चाहिए। साथ साथ में उनके लिए मेडिकल चेकअप का व्यवस्था करना चाहिए, दवाई देना चाहिए। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए अलग सा व्यवस्था करना चाहिए। साथ साथ में पशु पक्षियों के लिए भी अनाज का व्यवस्था करना चाहिए। पूरे असम में 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने का अनाज नहीं है। अब वो आसमान तकते हैं इस उम्मीद से कि कोई सरकार किसी हेलीकॉप्टर से कोई पैकेट गिराए और वो बाढ़ के साथ भूख से लड़ पाए। असम की ये बाढ़
जून जुलाई के महीने में हर साल आने वाली एक रस्म की तरह हो गई है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, असम से बाढ़ की खबरें आने लगती हैं। तो आखिर क्यों असम बाढ़ प्रदेश बना हुआ है? इस बदकिस्मती का राज असम की ज्योग्राफी में है। असम का ये नक्शा देखिए। पूर्व से पश्चिम में असम के बीचों बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र के अलावा भी असम में तिब्बत से निकलने वाली कई नदियां वाया अरुणाचल प्रदेश आती हैं, जो बाढ़ लाती हैं। लेकिन बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आती हैं, जिसकी वजह से तबाही ज़्यादा होती है। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों वाली बाढ़ लगभग पूरे असम को अपनी जद में ले लेती है। और बाढ़ वाली आफत इसमें असम अकेला नहीं है, बिहार में भी हालात खराब हो रहे हैं। राज्य के कम से कम 153 पंचायत और 3 लाख से ज़्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के उत्तरी हिस्से में कई इलाकों में बाढ़ है। गंगा नदी बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है। गंगा से उत्तर का भाग उत्तरी बिहार और दक्षिण का दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में कई नदियां उफन रही हैं। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में गंगा हर जगह खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में खतरे के निशान से ऊपर है। अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान के ऊपर है। पूर्णिया में महानंदा, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक, मधुबनी में कमला बलान, दरभंगा में खिरोई भी खतरे के निशान के ऊपर है। इसमें से ज़्यादातर नदियां स्टेबल हैं या फिर बढ़ रही हैं। बहुत कम नदियों के ट्रेंड में पानी कम होता दिख रहा है, क्योंकि उत्तर बिहार और नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। सुपौल में कोसी के साथ ही तिलयुगा नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर सड़कें पानी में बह गई। कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल और किशनगंज का सबसे बुरा हाल है। इसके अलावा मुंगेर, मधेपुरा, खगड़िया और सहरसा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। दरभंगा की बात करें तो कुशेश्वरस्थान इलाके का बुरा हाल है। सिर्फ दरभंगा में करीब 1.6 लाख लोग प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर में भी लगातार बारिश से पूरे शहर में पानी भरा है। अब बात करते हैं राज्य की, सरकार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में सतर्क रहें और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 19 जुलाई को बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा की और केंद्र से हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। डीडी न्यूज़ के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। 3,000 से अधिक लोगों को 7 राहत शिविरों में रखा गया है। सुपौल में 2, दरभंगा में 2 और गोपालगंज में ऐसे ही 3 शिविर बनाए गए हैं। अमूमन इस तरह की जानकारियों के बाद एक लंबा भाषण लिखने की परंपरा है कि कैसे आज़ादी के बाद सरकारों ने बाढ़ को गंभीरता से नहीं लिया, कैसे सरकारों और पार्टियों में वो गुट खड़े हो गए जो बाढ़ का हल ढूंढना नहीं चाहते, वरना रिलीफ की मलाई कैसे खाएंगे। लेकिन ये सारी बातें तो आपको पिछले साल आई बाढ़ के वक्त तमाम प्राइम टाइम बुलेटिन्स में मिल चुकी होंगी और उससे पहले के बरसों में भी। जानकारियाँ हमने आपको इसलिए दी ताकि आप जान सकें कि आपकी सरकार कितना बढ़िया काम कर रही है और आपके सवाल न पूछने की आदत ने उनका काम कितना आसान किया है। हम आने वाले बुलेटिन्स में बाढ़ की ऐसी और ढेर सारी कहानियां लेकर आते रहेंगे। बोरिंग हो जाए तो चैनल बदल लीजिएगा, यूट्यूब पर हो तो कोई गाना चला लीजिएगा। हमारा काम निर्बाध रूप से चलता रहेगा, क्योंकि बाढ़ से वो प्रभावित होते हैं जिनकी आवाज़, जिनकी माली हालत सबसे ज़्यादा खराब है, और यही वो लोग हैं जिनकी रक्षा का वचन सबसे ज़्यादा मेरे देश का और आपके देश का संविधान देता है। अयोध्या में राम मंदिर खबरों में लौट आया है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में दिए अपने फैसले में उस जगह राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट भी बनाने को कहा था। इसी के नतीजे में बना था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये ट्रस्ट लगातार बैठकें कर रहा था और अब मंदिर के भूमि पूजन की तारीख आ गई है, 5 अगस्त। तारीखों पर फैसला अयोध्या में हुई 18 जुलाई की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने प्रेस को बताया कि ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 और 5 अगस्त की तारीखें भेजी गई थी। जिस दिन प्रधानमंत्री वक्त देंगे उस दिन भूमि पूजन होगा, ये तय हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में 5 अगस्त को शामिल होंगे। ट्रस्ट काफी वक्त से काम शुरू करना चाह रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि कार्यक्रम 3 अगस्त को शुरू होगा
और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ समाप्त होगा। महंत नृत्य गोपाल दास ने बताया कि भूमि पूजन के लिए छोटी छावनी की तरफ से 40 किलो चांदी से बनी एक ईंट रखी जाएगी नींव में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि के डिक्री होल्डर त्रिलोकीनाथ पांडे हैं। इन्होंने बताया कि 5 अगस्त का कार्यक्रम भूमि पूजन है, न कि शिलान्यास। शिलान्यास तो 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते विश्व हिंदू परिषद ने किया था, जिसमें कामेश्वर चौपाल से शिला रखवाई गई थी। चौपाल बिहार के रहने वाले हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, दलित समुदाय से आते हैं और समरसता का संदेश देने के लिए, बराबरी का संदेश देने के लिए उन्हें चुना गया था, ऐसा कई राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं। इस ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस को बताया कि हालात सामान्य होने के बाद मंदिर 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण स्थल पर 35 से 40 फीट तक मलबा हटा लिया गया है। सतह से 60 फीट नीचे की मिट्टी का परीक्षण होगा। इसके बाद नींव की ड्राइंग्स को अंतिम रूप दिया जाएगा। पूर्व दिशा में मंदिर के ढांचे का वजन कुछ कम होगा और यहाँ 40 फीट की गहराई से नमूने लिए जाएंगे। ये सब काम L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है और ईंटों का काम सोमपुरा मार्बल्स करेगी। सोमपुरा से हमें ध्यान आए आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा, जो 1990 से राम मंदिर के डिजाइन पर काम कर रहे थे। उन्हें ही नए मंदिर की जिम्मेदारी भी दी गई है। मंदिर के नए डिजाइन में विश्व हिंदू परिषद के बनाए डिजाइन को आधार बनाया जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। अब मंदिर में 3 की जगह 5 शिखर बनाए जाएंगे। पहले मंदिर को 128 फीट ऊंचा बनाया जाना था, अब इसे 161 फीट का कर दिया गया है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि से निकले पुरातत्वीय अवशेष रखे जाएंगे। कुछ अवशेष पहले ही राम कथा संग्रहालय में रखे हैं। जन्मभूमि पर बने एक शेड में 400 से ज्यादा अवशेष हैं। इसके अलावा मानस भवन में भी सदियों पुराने मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीजें हैं। मंदिर बनने के बाद इनमें से कई को नए संग्रहालय में जगह दी जाएगी। पिछले दिनों कुछ मीडिया रपटों में यह भी दावा था कि मंदिर में एक सर्वधर्म सद्भाव केंद्र भी बनाया जाएगा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य और प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर बात नहीं हुई। चर्चा ये भी हो रही थी कि अयोध्या में सिख धर्म और जैन धर्म से जुड़े जो पुरातात्विक महत्व के बड़े महत्व के स्थल हैं, उनका विकास भी किया जाएगा, जैसे ऋषभ देव जैन धर्म के तीर्थंकर, उनसे जुड़ा मंदिर, या फिर सिखों के गुरुओं का जब आगमन हुआ था तो उससे जुड़े कुंड वगैरह। इस पर भी अभी कोई फाइनल अपडेट नहीं आया है, चर्चा हो रही है। अपडेट क्या है? 25 मार्च 2020 को रामलला की मूर्ति मानस भवन के पास एक अस्थायी मंदिर में ले जाई गई थी। इस कार्यक्रम के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। पूरी संभावना जताई जा रही है कि योगी भूमि पूजन के लिए भी पहुंचेंगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अयोध्या जाएंगे। आडवाणी और मोदी की जोड़ी के लिए ये एक लंबी यात्रा पूरी होने के समान होगा, क्योंकि आडवाणी मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने ही सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी और उस रथ यात्रा का गुजरात में प्रभार नरेंद्र मोदी के पास था। 5 अगस्त की तारीख का एक राजनीतिक महत्व और भी है। इसी दिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बरस में संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया था, यानी कानून बनाकर इसके रूपरेखा में बदलाव लाए थे। 1 साल इसको भी पूरा हो रहा है। इसमें क्या हुआ था? पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में ही गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन कहलाने वाले इलाकों का समावेश भी किया गया था। राम मंदिर का भूमि पूजन इसके ठीक 1 बरस बाद करना भाजपा के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर बनवाना 80 के दशक से ही, यानी अपने जन्म के समय के बाद से ही भाजपा के लिए मुख्य चुनावी मुद्दे रहे हैं। कोर पोल प्रॉमिस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी भाजपा इन दोनों मुद्दों को आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन एनडीए का दबाव था, घटक दलों का दबाव था, जिनके सहारे एनडीए को, भाजपा की सरकार को बहुमत मिला था और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसी किसी असहजता की परवाह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास लोकसभा में अपने दम पर बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम जन्मभूमि में फैसला भी उसी हक में आया और अब सरकार तेजी से इस काम में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब भी पूरे देश की राजनीति मंदिर को लेकर समान रूप से सहज हो, ऐसा नहीं है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 19 जुलाई को महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रेस से बात की। जब उनसे राम मंदिर के भूमि पूजन के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना महामारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी साथ है। पवार के बयान के बाद विपक्ष पूछ रहा है, भाजपा पूछ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मसले पर क्या राय रखते हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। भाजपा की तरह शिवसेना भी अयोध्या में मंदिर के पक्ष में रही है। आलोचना का दूसरा मंच रहा सोशल मीडिया, जहां इस बात पर सवाल उठाए गए कि महामारी के बीच देश की प्राथमिकता मंदिर बनाना कैसे हो सकता है। लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि जब सब तरफ निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिल गई है तब राम मंदिर के निर्माण को क्यों रोका जाए। तो सबके अपने अपने मंतव्य हैं, मत हैं, पक्ष हैं, विपक्ष हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। और एक तथ्य है, सत्य है कि बात अब सोशल मीडिया और बयानबाजियों की सहमतियों असहमतियों से आगे जा चुकी है। अब ये तय है कि भूमि पूजन भी होगा और मंदिर भी बनेगा। लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं वीरेन डंगवाल की एक छोटी सी कविता। क्या है ये? मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूं, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है, आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।